हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल देवेंद्र कुमार एस टी एम ऑफिशियल। और मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ एक एक टॉपिक की, ताकि आप लोग आसानी से कर सकें। तो आज हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन आप लोगों को जो है एक एक नंबर दे जाएंगे ये, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं औपनिवेशिक भारत में शिक्षा के बारे में, और देखो कई सारे यूपीएससी क्वेश्चन जैसे जैसे आए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी नियम और प्रारंभिक शैक्षिक पहल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो मुख्य रूप से व्यापार पर केंद्रित थी, ये सबको पता है ना। शिक्षा में न्यूनतम रुचि दिखाई और 1813 तक लोगों द्वारा की गई कुछ सीमित पहल इस प्रकार है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रयास कब किया गया शिक्षा में? 1813 में। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। कलकत्ता मदरसा, ये पीसीएस और यूपीएससी दोनों का क्वेश्चन बन जाएगा। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की। किसकी? सबसे पहले भारत में कब? 1781 में कलकत्ता में जो है एक मदरसा खोला गया था, ठीक है। उसके बाद इसे हम लोग जो है जूम कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा इसको हटा दें, फिर जूम करते हैं। यहाँ से हम लोग अभी जूम कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को जो है ठीक ठीक दिखाई देने लगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग 1781 का आपको पता चल गया। कलकत्ता मदरसा की कॉलेज मदरसा जो है स्टार्ट हुआ किसने? वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। और क्या, किस चीज़ के लिए? मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए। फिर 1791 में संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए इसे कहाँ पर? बनारस में। यहाँ से आता है यूपीपीसीएस में, ठीक है ना। जोनाथन डंकन ने जो है कहाँ पर जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, कब की? तो ये क्वेश्चन हो जाता है। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है 1800 में हो जाती है। कौन? बेलेजली ने कंपनी के सिविल सेवकों के भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों में प्रशिक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की। देखो ये 2020 में पूछा गया यूपीएससी में, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखते हैं 19वीं सदी की शुरुआत में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रबुद्ध भारतीय मिशनरियों द्वारा आधुनिक धर्मनिरपेक्ष एवं पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पाश्चात्य शिक्षा पर जोर दिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक पहल जो है इस प्रकार है। 1813 का चार्टर एक्ट या जो अधिनियम एक साधारण शुरुआत, यहाँ से जो है भारत में शिक्षा की शुरुआत को जो है माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जो है स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। तो 1813 के चार्टर एक्ट में क्या था? यहाँ से देखो 1 लाख रुपये ये बात हुई कि कंपनी को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये वार्षिक, कितने की बात हुई? 1 लाख रुपये वार्षिक मंजूर करने का निर्देश दिया गया। 1823 तक धन का आवंटन की कमी के कारण कार्यान्वयन में देरी हुई। फिर राजा राम मोहन राय के प्रयासों के कारण कलकत्ता कॉलेज के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया, जिसकी स्थापना 1870 में शिक्षित बंगाली द्वारा की गई थी, जो अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य मानविकी और विज्ञान शिक्षा प्रदान करता था। सरकार ने कलकत्ता, दिल्ली और आगरा में 3 संस्कृत कॉलेज भी स्थापित किए। अब जो है आंग्ल प्राच्यवादी विवाद आपने सुना ही होगा, तो वही देखते हैं हम। ये 2018 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन को पूछा था। आंग्लवादियों ने आधुनिक अध्ययन पर विशेष ध्यान देने की वकालत की। इस पर? आधुनिक अध्ययन पर। जबकि जो प्राच्यवादी थे उन्होंने पारंपरिक भारतीय शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया, ठीक है। ये पारंपरिक शिक्षा चाहते थे कौन? प्राच्यवादी। आंग्लवादी चाहते थे कि आधुनिक शिक्षा हो, वो भी अंग्रेजी में, ठीक है। आंग्लवादियों में शिक्षा के माध्यम पर भी मतभेद रहा। एक गुट अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाना चाहता, जबकि दूसरा गुट इस उद्देश्य के लिए भारतीय भाषाओं के पक्ष में था, ठीक है ना। तो अब हम जो है यहाँ से आते हैं। हालांकि मैं चाहता तो 2 मिनट में भी इसको करा दूँ, बट फिर इसको आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। फिर आप, मैं भी पढ़ा हूँ, आप भी पढ़ो, सही फायदा क्या। अब लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र आता है, ठीक है ना। लॉर्ड मैकाले का मानना था कि भारतीय शिक्षा यूरोपीय शिक्षा से कमतर थी। इस स्टेटमेंट को सही से पढ़ जाना। ये आंग्लवादियों के पक्ष में तय हुआ। जनशिक्षा की अपेक्षा करते हुए स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम क्या बन गया? अंग्रेजी तथा सरकारी संसाधनों को पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य के लिए समर्पित कर दिया। इसने उच्च मध्यम वर्ग के एक छोटे से वर्ग को शिक्षित करने की योजना बनाई, जो दूरभाषियों के रूप में कार्य करेगा। और उसने कहा कि रंग रक्त में तो क्या होंगे? भारतीय होंगे, लेकिन स्वाद, विचार और नैतिकता, बुद्धि में अंग्रेजी के समान होंगे। इसे अधोगामी यानी कि डाउनवर्ड जो है निस्पंदन का सिद्धांत कहा जाता है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसका मतलब था कि अगर हम ऊपर के लोगों के, उच्च वर्ग के लोगों को बढ़ा देंगे, शिक्षा धीरे धीरे अन्य लोगों में आ जाएगी, ठीक है। अब आता है थॉमसन की ग्रामीण शिक्षा। तो थॉमसन की ग्रामीण शिक्षा 1843 से 1853। जेम्स थॉमसन ने राजस्व और लोक निर्माण विभाग की पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को व्यावहारिक विषय पढ़ाते हुए स्थानीय यानी लोकल लैंग्वेज आधारित ग्रामीण शिक्षा की शुरुआत की। अब आता है वुड डिस्पैच, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया। देखो 2018 में ये भारत में शिक्षा के प्रसार की पहली व्यापक लाइन पे ध्यान देना चाहिए। 1813 में शिक्षा की शुरुआत हुई, 1 लाख खर्च करने की बात कही, लेकिन वुड डिस्पैच में जो 1854 में पास हुआ, इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये भारत में शिक्षा के प्रसार की पहली व्यापक योजना थी। इसने सरकार से जन शिक्षा की जिम्मेदारी लेने को कहा। इसने जो है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को अस्वीकार कर दिया। इसने शिक्षा व्यवस्था के पदानुक्रम को व्यवस्थित करते हुए सबसे निचले पायदान पर गाँव में लोकल भाषा आधारित प्राथमिक विद्यालयों को, इसके बाद फिर जिला स्तर पर स्थानीय अंग्रेजी भाषा आधारित बना दी गई। फिर हाई स्कूल और संबद्ध कॉलेज था। इनके बाद कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में संबद्ध विश्वविद्यालय को रखा, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं फिर
उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है ना, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम तथा स्कूल के लेवल के लिए इसने लोकल भाषा को चुना, ठीक है। शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर तत्व के साथ महिला एवं व्यावसायिक शिक्षा पर इसने जोर दिया, वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया इसने। सरकारी संस्थानों में शिक्षा क्या रखी इसने, धर्मनिरपेक्ष रखी, और प्राइवेट इंटरप्रेन्योर निजी उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता अनुदान की अनुशंसा भी की। फिर वुड डिस्पैच के बाद का घटनाक्रम क्या रहा 19वीं सदी के अंत तक। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में हुई। फिर जेईडी बेथुन द्वारा 1849 में कलकत्ता में बेथुन कॉलेज की स्थापना की गई। बेथुन शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे, उनके प्रयासों से लड़कियों के विद्यालयों को स्थापित किया गया, ठीक है ना। इसे सरकार की सहायता अनुदान एवं निरीक्षण प्रणाली के तहत लाया गया। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया। अब हम जो है जल्दी इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का समय भी बच जाए और हमारा भी समय बच जाए, ठीक। तो फिर आते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ देखो, पूसा बिहार में कृषि संस्थान, रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज या संस्थान जैसे तकनीकी संस्थान स्थापित किए गए। वुड डिस्पैच में आदर्शों के प्रभुत्व के कारण यूरोपियों द्वारा संचालित संस्थानों के साथ शिक्षा प्रणाली का पश्चिमीकरण हो गया। इसके अलावा मिशनरी उद्यम और निजी भारतीय प्रयास धीरे धीरे उभरे। औपनिवेशिक भारत पर क्राउन के शासन के बाद शैक्षिक सुधार की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। इन पहलों ने औपनिवेशिक भारत में शिक्षा के पथ को आकार दिया। अब कौन आता है, हंटर कमीशन, आपने खूब पढ़ा होगा। हंटर कमीशन 1882 1883 की बात है। बस 1882 सरकार ने 1854 के वुड डिस्पैच के बाद से शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए, किसके लिए, शिक्षा की प्रोग्रेस को मापने के लिए जो है डब्ल्यू हंटर आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग ने अपनी सिफारिश ज्यादातर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित रखी। स्थानीय भाषाओं के माध्यम से, किसकी, लोकल भाषाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर राज्य का विशेष ध्यान दिया। इसने प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण बल स्थापित जिला और नगरपालिका बोर्डों को ट्रांसफर करने की सिफारिश की। माध्यमिक स्तर के लिए इसने जो है साहित्यिक और व्यावसायिक पेशे को विभाजित करने का प्रस्ताव रखा। विशेष प्रेसिडेंसी कस्बों के बाहर मिला महिला शिक्षा और लैंगिक असमानता, यानी कि लैंगिक समानता के लिए पर्याप्त सुविधाओं पर प्रकाश डाला। आने वाले वर्षों में भारतीयों की भागीदारी और माध्यमिक और महाविद्यालय शिक्षा का तेजी से विकास तथा विस्तार हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में बना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में जैसे शिक्षण से परीक्षा विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, रैले कमीशन की स्थापना भारत में विश्वविद्यालयों की स्थितियों संभावनाओं पर विचार करने तथा उनके गठन एवं कार्यप्रणाली सुधार के उपाय सुझाने के लिए की गई थी। आयोग ने प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा पर रिपोर्टिंग को रोक दिया। इसकी सिफारिशें निम्न थी। देख लो कौन कौन सी इसकी सिफारिशें रहीं, ठीक है। हम इसकी सिफारिशों को देख लेते हैं, इसकी सिफारिशें कौन कौन सी निम्न रही। इसने बोला कि जो विश्वविद्यालयों को अध्ययन और रिसर्च को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया इसने, ठीक है। विश्वविद्यालय के जो फेलो या रिसर्चर्स थे उनकी संख्या कम की गई और सरकारी नामांकन बढ़ा दिया गया। सरकार को वीटो करने और विश्वविद्यालय को विनियम संशोधन की शक्ति दी गई। निजी कॉलेजों की संबद्धता के लिए शर्तें कड़ी कर दी गई। उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय सुधार के लिए धनराशि कितनी कर दी इसने, 5 लाख प्रतिवर्ष स्वीकृत की गई। अब आए लॉर्ड कर्जन ने गुणवत्ता और दक्षता के नाम पर इन उपायों को उचित ठहराया, लेकिन वास्तव में शिक्षा को प्रतिबंधित करने तथा शिक्षितों को सरकार के प्रति वफादारी के लिए अनुशासित करने के उपाय किया। राष्ट्रवादियों ने इसे साम्राज्यवाद को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा। गोखले ने इसे प्रतिगामी उपाय बताया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बस 5 मिनट और फिर ये क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है। शिक्षा की नीति सरकारी संकल्प 1913 में लिया गया। बड़ौदा की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1906 ने शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय नेताओं को प्रभावित किया। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए गोखले ने वर्ष 1910 में संकल्प के साथ निम्न प्रावधान किए। गोखले का वर्ष 1910 का संकल्प था कि उन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए जहाँ कम से कम 35% 6 से 7 वर्ष के लड़के शिक्षा प्राप्त कर रहे हों। और कहा इन्होंने कि राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार शिक्षा की लागत तय करेंगे। अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार के अधीन एक अलग शिक्षा विभाग की स्थापित करने की आवश्यकता को बताया। और इन्होंने प्रोग्रेस और निगरानी करने और वेट रिपोर्ट तैयार करने के लिए शिक्षा सचिव की नियुक्ति की जाएगी। ये बात कही। सरकार के आश्वासन पर उन्होंने प्रस्ताव को वापस ले लिया। अनिवार्य शिक्षा के लिए पृथक जिम्मेदारी से जो है हम पृथक जिम्मेदारी से इनकार कर दिया, लेकिन निरक्षरता को दूर करने के लिए नीति को स्वीकार करी। प्रांतों में गरीब और पिछड़े वर्गों को मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का आग्रह किया गया। निजी प्रयासों को प्रोत्साहित किया और माध्यमिक विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया और प्रत्येक प्राथमिक विश्वविद्यालय स्थापना की बात कही गई। महिला शिक्षा के लिए उन्होंने सुझाव दिया, ठीक है ना। अब आते हैं हम सैडलर कमीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1719, इसका गठन माइकल सैडलर की अध्यक्षता में किया गया था। इसकी स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं पर अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए की गई थी, लेकिन इसकी सिफारिशें कमोबेश अन्य विश्वविद्यालयों पर लागू होती थी। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की पूरी शिक्षा की समीक्षा की गई, ठीक है। इसके विचार था, इसका इसी सैडलर का विचार क्या था, देखो। माध्यमिक शिक्षा में सुधार एक आवश्यक पूर्व शर्त थी कि 12 वर्ष की स्कूली पाठ्यक्रम की सिफारिश की गई। छात्रों को विश्वविद्यालय में 3 वर्ष की डिग्री कोर्स के लिए इंटरमीडिएट चरण के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश करना अनिवार्य, जो कि अभी तक होता था। ये छात्रों को विश्वविद्यालय के चरण के लिए तैयार करने के लिए किया गया। विश्वविद्यालय को बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय मानक से नीचे छात्रों को छुटकारा दिलाना, उन लोगों को महाविद्यालय शिक्षा प्रदान करना जो विश्वविद्यालय स्तर पर जाने की योजना नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग पढ़ते हैं माध्यमिक शिक्षा और इंटरमीडिएट शिक्षा के प्रशासन के बारे में उसने बात कही, ठीक है ना। विश्वविद्यालय के नियम बनाने में कम कठोरता होनी चाहिए, इसी बात भी कही सैडलर ने। विश्वविद्यालय विकास के लिए एक शर्त के रूप में माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया उसने। पेशेवर और व्यावसायिक कॉलेजों, महिला शिक्षा आयोग, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा पर उसने जोर दिया। सैडलर आयोग का प्रभाव क्या हुआ कि 1920 में सरकार ने प्रांतीय सरकारों को सैडलर रिपोर्ट की सिफारिश की। 16 से 21 तक 7 नए विश्वविद्यालय खुले, जैसे कि मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और उस्मानी। इसके तुरंत बाद दिल्ली, आगरा तथा अन्नामलाई में जो है विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए गए, ठीक है। तो यहाँ से बात की चीज़ें आप लोग जो है खुद से पढ़ लेना। अब आते हैं हम द्वैध शासन के तहत शिक्षा व्यवस्था, ठीक है ना। तो द्वैध सरकार ने शैक्षिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप करना बंद कर दिया और मॉन्टेग्यू चैम्स्की सुधार के तहत शिक्षा की जिम्मेदारी प्रांतीय मंत्रालयों को ट्रांसफर कर दी।
ठीक है। 1902 में उदारतापूर्वक स्वीकृत कर दिया गया सरकारी अनुदान। फिर हर्टोग आता है, हर्टोग कमेटी 1929 में गिरते मानकों को संबोधित करने हेतु फिलिप हर्टोग की अध्यक्षता में शिक्षा मानकों को आकलन करने के लिए हर्टोग कमेटी का गठन साइमन आयोग द्वारा किया गया। इसकी सिफारिशें निम्न थी। प्राथमिक शिक्षा के बारे में इसने क्या कहा? प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में कमियों, अपव्यय और ठहराव की पहचान की गई तथा प्राथमिक विद्यालयों में के सरकारी नियंत्रण निरीक्षण, सरकारी विद्यालयों में क्या नियंत्रण और निरीक्षण की सिफारिश इसने की। सिफारिश तो अच्छी थी इसकी भाई। अब आते हैं हम लोग इसी की बात में। विद्यालय का समय और पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो उस क्षेत्र के वातावरण तथा परिस्थितियों के अनुकूल हो। चुने गए विषयों और छात्रों की व्यावहारिक मूल्य होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की गुणवत्ता और सुधार के लिए इसने बात कही। फिर निरीक्षण हो विद्यालयों का, फिर प्राथमिक और सामुदायिक के रूप में काम करना, ये सब बातें कही। हायर एजुकेशन के बारे में सुझाव दिया कि एकात्मक और आवासीय विश्वविद्यालयों के अलावा संबद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की स्थिति में सुधार लाया जाए। ठीक है। फिर महिला शिक्षा के बारे में, बालक और बालिकाओं की शिक्षा को जो है समान महत्व देने की सिफारिश की। बालिकाओं के लिए अधिक प्राथमिक विद्यालय स्थापित कर देने चाहिए, ऐसी बात कही इसने। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस पे सर्जेंट आयोग पर। ठीक है ना। इस पे आते हैं हम लोग सर्जेंट आयोग योजना, सर्जेंट शिक्षा योजना 1944। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत सरकार के भौतिक सलाहकार, शैक्षिक सलाहकार सर जॉन सर्जेंट को भारतीय शिक्षा की उन्नति के लिए एक ज्ञापन और मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया और 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि 3 से 6 वर्ष की आयु के लिए निःशुल्क पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश की गई। 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए सार्वभौमिक अनिवार्य शिक्षा, कैसी मुफ्त शिक्षा की बात कही इसने। ठीक है। शारीरिक शिक्षा पर भी इसने बल दिया। फिर 11 वर्ष की आयु से चयनित बच्चों के लिए शैक्षिक और तकनीकी व्यावसायिक धाराओं के साथ 6 वर्षीय हाई स्कूल शिक्षा की सिफारिश की गई। सभी उच्च विद्यालयों में शिक्षा का मातृभाषा होगी, जबकि अंग्रेजी अनिवार्य दूसरी भाषा होगी। छात्रों को 14 वर्ष की आयु तक स्कूल नहीं छोड़ना था, ऐसी भी जो है इसमें बात कही गई। ठीक है ना। और क्या बात कही गई इसने वो भी देख लेते हैं हम। ठीक है ना। इसने हायर एजुकेशन के बारे में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय डिग्री पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होना चाहिए, जो कि होता है, आपने देखा। गरीब विद्यार्थी को आर्थिक सहायता दी जाए, इस वाली बात कही। विश्वविद्यालयों की गतिविधियों समन्वय के लिए इंग्लैंड की विश्वविद्यालय अनुदान कमेटी की तर्ज पर एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की, इसी बात कही। 20 वर्षीय वयस्क निरक्षरता को समाप्त करने, वयस्क शिक्षा और स्कूलों में चिकित्सा जांच और शारीरिक शिक्षा से विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा रोजगार कार्यालय की स्थापना पर भी जोर दिया। फिर बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना। ठीक है ना। अक्टूबर 1937 में कांग्रेस द्वारा वर्धा में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। जाकिर हुसैन इस कमेटी ने जो है वहाँ पारित प्रस्तावों को के अनुसार एक व्यापक राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम विकसित किया। इसे नई तालीम के नाम से, तालीम माने शिक्षा के नाम से जानते हैं। इस योजना के पीछे सिद्धांत गतिविधियों के माध्यम से सीखना, जो एक्शन करना उनके माध्यम से सीखना था। ये साप्ताहिक पत्रिका हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला में प्रकाशित गांधी के विचारों पर आती। इन्होंने कहा कि 7 से 14 वर्ष की उम्र के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। पाठ्यक्रम में बुनियादी हस्तकला को शामिल किया गया। स्कूली शिक्षा के पहले 7 वर्षों को मुफ्त और अनिवार्य राष्ट्रव्यापी शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनाया गया। और उन्होंने कहा कि इसको जो है मातृभाषा में पढ़ाया जाए और हिंदी उन क्षेत्रों में पढ़ाई जाए जहाँ मातृभाषा नहीं है। सेवा के माध्यम से स्कूलों के आसपास सामुदायिक जुड़ाव से को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियाँ विकसित की जाएंगी। किसी शिल्प के सामाजिक एवं वैज्ञानिक निहितार्थों का अध्ययन किया जाना चाहिए। गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, चित्रकला, संगीत और शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम कैसे बनाया जाए। कोई धार्मिक और नैतिक शिक्षा शामिल नहीं की जानी चाहिए। सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा के कारण इस योजना को विकास सीमित हो गया था। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप जो है शिक्षा का विकास के बारे में पढ़ लेंगे तो आपका जो है 1-2 क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। ठीक है ना। 1 से 2 क्वेश्चन कैसा हो जाएगा आपका, पक्का हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो को देखा। तो इस तरह से ही आप लोग अपना प्यार देते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लोगों को शेयर कीजिए आप लोग, और बताइए कि हमारे चैनल पर जो है छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप लोगों का ज्ञानवर्धन करने का प्रयास किया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।